चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट के सेकंड लेक्चर में मार्केटिंग मैनेजमेंट के टॉपिक से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने मार्केटिंग के बारे में पढ़ा, अब थोड़ा सा मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ फिलिप कोटलर के इस डेफिनेशन पे। इस डेफिनेशन को अगर आप याद कर पाएँ तो काफ़ी अच्छा होगा। देखो फिलिप कोटलर क्या लिखता है, the art and science of choosing target markets and getting, keeping and growing customers through creating, delivering and communicating superior customer values of management। अब ये आपको काफ़ी कठिन लग रहा होगा। ठीक है, एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स। तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ एक बार। choosing target markets and getting, keeping and growing customers, getting, keeping and growing customers through क्या, creating, delivering and communicating superior customer values। ठीक है, तो ये है पूरा डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को यहाँ पर ब्रेक किया गया है, तो इसको डिस्कस करने से पहले एक बात मैं बिल्कुल सिंपली बता देता हूँ कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। कि मार्केटिंग करने के लिए या मार्केटिंग एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए आप जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो किसी भी एक्टिविटी को हम कोई हैफेज़र्ड तरीके से करते नहीं है, चाहे वो प्रोडक्शन हो या कुछ भी हो। ठीक है, प्रोडक्शन भी अगर हम करते हैं तो प्रॉपरली मैनेज करके करते हैं, तो उस एक्टिविटी को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। उसी तरह जब भी किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज की हम मार्केटिंग करते हैं तो किसी हैफेज़र्ड वे में नहीं करते, उसकी प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करके मार्केटिंग की जाती है। तो यही सारी एक्टिविटीज़ जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जो हो रही होती है मार्केटिंग के अंदर, वही मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है। बस इतना ही है और कुछ नहीं। ठीक है, और मार्केटिंग मैनेजमेंट का एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए, एंड रिजल्ट है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि सेल्स, और सेल से हमको क्या मिलेगा, रेवेन्यू। रेवेन्यू से ही हमारा प्रॉफिट आएगा। अब ये जो फिलिप कोटलर का जो डेफिनेशन अभी हमने पढ़ा, चलो उसको एनालाइज करते हैं। इसको 3 टुकड़ों में भाग किया जा सकता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। तो सबसे पहला पोर्शन जो है वो है चूजिंग अ टारगेट मार्केट। अब देखो, कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको बेचना है ना, और मार्केटिंग मैनेजमेंट के हिसाब से अगर बेचना है, आज का जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले आपको तय करना पड़ेगा कि आपका टारगेट मार्केट कौन है। जैसे कि एक दवा कंपनी जो है उसके लिए टारगेट मार्केट क्या होगा, दवा कंपनी के लिए टारगेट मार्केट हो सकता है हॉस्पिटल, डॉक्टर, केमिस्ट की दुकानें वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये हुआ टारगेट मार्केट। तो सबसे पहले आपको चूज करना है कि आप कौन से मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। तो आपने जब चूज किया है कि आप दवाई बेचेंगे, तो आपके लिए टारगेट मार्केट क्या होगा, हॉस्पिटल, डॉक्टर, केमिस्ट शॉप। अगर आप पिज़्ज़ा चुनते हैं तो आपके लिए टारगेट मार्केट क्या होगा, एक तो होगा अर्बन एरिया होना चाहिए, यानी कि बड़ी बड़ी सिटीज़ में ही पिज़्ज़ा बिकता है। आप गाँव में चले जाओगे, पिज़्ज़ा का दुकान खोल लोगे तो कोई नहीं खरीदेगा। तो अर्बन सिटी होना चाहिए, और यूथ को आपको टारगेट करना पड़ेगा, यानी कि यंग पीपल जो जनरली होते हैं और टीनेजर्स जो होते हैं, वही लोग पिज़्ज़ा जो है प्रेफर करते हैं। बिल्कुल छोटे बच्चे और बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लोग जो है पिज़्ज़ा नहीं खाते, तो उनके लिए मार्केट फिर वो हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, देखो, ग्रोइंग कस्टमर्स इन टारगेट मार्केट। तो यहाँ पर जो बात कही गई है, गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स। तो सबसे पहले आपको कस्टमर्स को पाना है, कस्टमर्स को अपनी ओर खींचना है। एक बार आप कस्टमर को पा गए तो उसको जिंदगी भर के लिए अपना कस्टमर बना के रखना है। यानी कि मान लो कि आप पहली बार किसी बड़े शहर में पढ़ने के लिए गए, अभी आप छोटे गांव में रहते हैं, पर आप 11-12 के बाद कॉलेज जो है किसी बड़े शहर में पढ़ने के लिए गए, और वहाँ पर जाके पहली बार आप एक डोमिनोज के स्टॉल में गए, जिसका टीवी पे आपने काफ़ी ऐड देखा था, और वहाँ पर जाके आपने पिज़्ज़ा खाया, और खा के आपको इतना स्वादिष्ट लगा, और उसके कारण आपका पेट वेट भी खराब नहीं हुआ, आप बिल्कुल स्वस्थ फील कर रहे थे उसको खा के, एनर्जेटिक। तो आप क्या होंगे, आप डोमिनोज के एक परमानेंट कस्टमर बन जाएंगे। यानी कि डोमिनोज ने अपनी सुपीरियर क्वालिटी से एक कस्टमर पाया, और पाने के बाद उसने उस कस्टमर को रखा। ठीक है, आप हमेशा के लिए उस ब्रांड के कस्टमर बन जाते हैं, उस ब्रांड के लॉयल बन जाते हैं। तो वही होता है, कस्टमर सिर्फ पाना ज़रूरी नहीं है, प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए कि कस्टमर आपके साथ ज़िंदगी भर बने रहें। और जितने कस्टमर हमने पा लिए उतने में नहीं रुकना है, हमको और ग्रो करना है, यानी कि और से और ज़्यादा कस्टमर्स खोज के हमेशा लाते रहना, क्योंकि बिजनेस का सपना होता है बड़ा होना, और बड़ा आप तभी हो पाएंगे जब आपके कस्टमर्स की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। एक बार आपने टारगेट मार्केट को चूज कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप क्या है,
ऐसे कदम उठाओ जिससे कस्टमर्स की संख्या जो है वो बढ़ती रहे। और वो कैसे किया जा सकता है? कस्टमर्स के नीड्स वांट्स को एनालाइज करके उनकी डिमांड्स को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा और उनके सेटिस्फैक्शन को, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। ओके, इसके बाद थर्ड पॉइंट है क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू। अब देखो, आपने टारगेट मार्केट चूज कर लिया, आपने कस्टमर्स भी वहां पर बना लिए, ठीक है, लेकिन इन कस्टमर्स को रखने का, कैसे अपने पास रखना है, कैसे इंश्योर करना है कि कस्टमर बार बार मेरे ही पास आए, उसके लिए आपको अपने कंपटीटर से बेटर प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। अपने कंपटीटर से बेटर प्रोडक्ट जब आप बनाएंगे, यानी कि अगर हम पिज़्ज़ा की बात करें तो दो बड़े प्लेयर्स हैं, एक है डोमिनोज और एक है पिज़्ज़ा हट, ठीक है। तो देखो आजकल जो है डोमिनोज ही मार्केट में ज़्यादा चल रहा है, पिज़्ज़ा हट जो है बहुत हद तक गायब हो चुका है। क्यों? क्योंकि डोमिनोज ने पिज़्ज़ा हट से कुछ बेटर सर्विसेज, हो सकता है कुछ बेटर प्रोडक्ट्स कम प्राइस में दिए हों, इसीलिए पिज़्ज़ा हट जो है आजकल उतना दिखाई नहीं देता है, डोमिनोज ही चारों तरफ छाया हुआ है। तो वैसे ही आपको भी सुपीरियर वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा। और सुपीरियर वैल्यू कब क्रिएट होगा? जब आप सेम प्राइस पे कुछ एक्स्ट्रा यूटिलिटी देंगे अपने कस्टमर्स को, यानी कि आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज किसी ना किसी तरह से कंपटीटर के प्रोडक्ट और सर्विसेज से थोड़े से हटके हों, थोड़े से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हो कस्टमर को। तो ऐसा अगर आप कर पाएं तो फिर सुपीरियर वैल्यू जो है कस्टमर के लिए आप क्रिएट कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सुपीरियर वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप। अगर आप कार बेच रहे हैं तो कार के साथ अगर आप फ्री इंश्योरेंस देते हो तो फिर वो कस्टमर के लिए सुपीरियर वैल्यू क्रिएट करना हुआ, क्योंकि हो सकता है कि आपका कंपटीटर ऐसा नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केटिंग कहाँ चला गया, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे मार्केटिंग और सेलिंग के बीच क्या डिफरेंस है। तो पहले के लोग जो हैं, या जनरली आज भी अगर आप किसी नॉर्मल पब्लिक से, लेमैन से पूछ लो कि मार्केटिंग और सेलिंग में क्या अंतर है, तो वो लोग कहेंगे कि भैया मार्केटिंग और सेलिंग तो सेम है। कुछ लोग तो खरीदारी को मार्केटिंग बोलते हैं, जबकि ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत लोग जब कुछ बाजार में खरीदने के लिए जाते हैं तो मार्केटिंग शब्द का यूज़ करते हैं कि मैं मार्केटिंग करने जा रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ गलत है। मार्केटिंग शब्द का यूज़ आप कभी मत करिएगा जब आप खरीदारी करने जाएं। अगर आप अंग्रेज़ी भाषा में खरीदारी का जो है सटीक वर्ड जानना चाहते तो वो है शॉपिंग। अगर आप कभी खरीदारी करने जाएं तो शॉपिंग वर्ड का इस्तेमाल कीजिएगा, मार्केटिंग का नहीं, क्योंकि मार्केटिंग जो है वो शॉपिंग नहीं, वो खरीदारी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं जो अपना टॉपिक था उस पर, थोड़ा ऑफ टॉपिक डिस्कशन हो गया था यहाँ पे। मार्केटिंग और सेलिंग काफ़ी लोग समझते हैं कि सेम है, और पुराने ज़माने में ये सेम था भी, लेकिन आज के मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में मार्केटिंग और सेलिंग में बहुत ज़्यादा फर्क है, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। सेलिंग जो है वो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का एक पार्ट है, और अभी तो कुछ हद तक सेलिंग और मार्केटिंग को बिल्कुल दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स भी माना गया है। हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग बताया। अब डिफरेंस कब होता है? जब दो चीज़ें अलग अलग होंगी तभी तो उनमें डिफरेंस होगा। तो वो डिफरेंस क्या है ये हम देखेंगे। अब यहाँ पर लिखा है देखो, marketing is a wide term. It includes wide range of activities such as planning and designing of the product, pricing the product, selling the product, after sale service, satisfaction of customers. तो सेलिंग मतलब क्या? अपने माल को बेच देना किसी भी कस्टमर को और उससे पैसे ले लेना। लेकिन मार्केटिंग इतना नैरो कॉन्सेप्ट नहीं है, मार्केटिंग काफ़ी वाइड टर्म है। इसमें प्रोडक्शन तो बाद में आता है, इसमें प्रोडक्शन से पहले ही मार्केटिंग शुरू हो जाती है। आप कहोगे कैसे? अगर गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं हुआ तो मार्केटिंग का एक्टिविटी कैसे शुरू होगा? अरे भाई होगा, प्रोडक्शन से पहले आपको प्लान करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा कि क्या प्रोड्यूस करें, कैसा प्रोडक्ट बनाए जो हमारे कस्टमर्स को पसंद आए, जो हमारे टारगेट ऑडियंस के लिए वैल्यू क्रिएट कर सके, जिसको देखते ही हमारे टारगेट कस्टमर्स जो हैं वो लपक के उसको खरीदना चाहें। ऐसा प्रोडक्ट क्या बनाएं? तो उस चीज़ की रिसर्च जो है कि क्या प्रोडक्ट बनाना है, ये भी मार्केटिंग के अंदर आता है। एक बार ये चीज़ डिसाइड होती है तो फिर प्रोडक्शन होती है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट को प्राइसिंग करना पड़ता है। प्राइसिंग करते समय भी काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है कि मान लो कि आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका प्राइस जो है आप कभी अपने कंपटीटर के प्रोडक्ट से ज़्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। जैसे पिज़्ज़ा हट जो है वो डोमिनोज के पिज़्ज़ा से ज़्यादा कॉस्टली पिज़्ज़ा नहीं बेच सकता, क्योंकि अगर आप प्राइस अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से ज़्यादा रख देंगे
तो फिर आपका प्रोडक्ट जो है शायद नहीं बिके। तो प्राइसिंग भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है, उस हिसाब से आपको कॉस्ट भी करना पड़ता है कि कितने कॉस्ट में हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि इतने दाम से ज़्यादा हम इसको बेच नहीं सकते। ठीक है, सेलिंग द प्रोडक्ट, एक बार प्राइसिंग कर लिया उसके बाद आपको प्रोडक्ट को एक्चुअली सेल करना है, और सेल करते ही मार्केटिंग रुकती नहीं है। सेल के बाद आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आफ्टर सेल सर्विस आपकी कंपनी की अच्छी नहीं हुई तो आपके कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। और फाइनली सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स, तो बहुत सारी कंपनीज जो है फीडबैक सर्वे वगैरह कराती हैं कस्टमर से, जिससे उनका सेटिस्फैक्शन लेवल पता चल सके कि कस्टमर जो है वो हमारे प्रोडक्ट को खरीद के खुश है कि नहीं। हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट को बेचने के बाद वो खराब ना हुआ हो और उस कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस जो है वो ना लेनी पड़ी हो, लेकिन उस केस में कंपनी को कैसे पता चलेगा कि कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं? तब कुछ फीडबैक सर्वे वगैरह करवा के कंपनी कस्टमर से जान सकती है कि वो उस प्रोडक्ट से खुश है कि नहीं है। ठीक है, ये तो हुआ मार्केटिंग। सेलिंग क्या है? सेलिंग जनरली एक कॉन्सेप्ट है जहां पर जो गुड्स ऑलरेडी हम बना चुके हैं उनको मार्केट में ले जाके किसी भी तरह हमको बेचना है, चाहे हमको उसके लिए बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी, प्रमोशन और सेल्समैनशिप करना पड़े। सेल्समैनशिप मतलब जो सेल्समैन जो होते हैं बिल्कुल जिद पकड़ लेते हैं कि भैया खरीद लो अच्छा है। पहले तो डोर टू डोर सेल्समैन बहुत होते थे जो कोट टाई वगैरह पहन के आ जाते थे आपके घर के दरवाजे पर बेल बजा के कोई भी सामान बेचना शुरू कर देते थे, तो वो हो गया सेलिंग। ठीक है, सेलिंग में जस्ट इतना ही मोटिव है कि कुछ भी प्रोडक्ट लो, बाजार में जाओ, उसको बेचो और कैश में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो यहां पर देखो सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसका एक टेबल बना हुआ है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सेलिंग में जो फोकस है, बेसिक फोकस, वो किस पे है? सेलिंग फोकसेस ऑन द नीड्स ऑफ द सेलर। अब सेलर क्या करता है? सेलर को प्रॉफिट कमाना है। सेलर ने कोई भी प्रोडक्ट बना लिया, अब उसका नीड क्या है? इसको जाके मार्केट में बेचना, कैसे भी करके बेचना, चाहे वो कस्टमर को टोपी पहना के ही क्यों ना बेचनी हो, बस बेचना है माल और पैसे निकालने हैं। तो ये सेलिंग का मोटो होता है। लेकिन मार्केटिंग जो है वो नीड ऑफ द कस्टमर पे फोकस करता है। वो पहले रिसर्च करता है कि टारगेट कस्टमर को कौन सी प्रोडक्ट या कौन सी सर्विस चाहिए, वो किस चीज़ से लुभाएगा, किस चीज़ को खरीदना चाहता है, फिर वैसी चीज़ बना के कस्टमर को वाजिब दाम में प्रोवाइड कराओ। तो वो है मार्केटिंग। दूसरा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड सेल। तो सेलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी भी तरह सेल बढ़ाओ, प्रॉफिट बढ़ाओ, कस्टमर खुश है कि नहीं प्रोडक्ट खरीदने के बाद, वो भाड़ में जाए। ठीक है, मार्केटिंग में क्या है? मार्केटिंग में है कि प्रॉफिट तो कमाना है लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ कमाना है। किसी कस्टमर को चीट करके नहीं कमाना है, कस्टमर को लो क्वालिटी सामान बेच के नहीं कमाना है प्रॉफिट, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के साथ ब्रांड की रेप्यूटेशन बना के प्रॉफिट कमाना है। यह है मार्केटिंग। ओके, थर्ड पॉइंट देखो, स्कोप। स्कोप ऑफ सेलिंग इज लिमिटेड टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सम कंसिडरेशन। तो सेलिंग क्या है? गुड्स या सर्विसेज दो, बदले में पैसे लो, बस इतना ही सेलिंग का स्कोप है। लेकिन स्कोप ऑफ मार्केटिंग बहुत वाइड है, जैसा मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि उसमें रिसर्च से शुरू होता है कि क्या प्रोडक्ट बनाना है और फाइनली कस्टमर सेटिस्फैक्शन आफ्टर सेल सर्वे पे जाके खत्म होता है, जैसा अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। चौथा पॉइंट है स्टार्ट एंड एंड। सेलिंग कहाँ पे स्टार्ट होता है? सेलिंग स्टार्ट होता है प्रोडक्शन के बाद। ठीक है, पहले प्रोडक्शन हो जाती है, उसके बाद सेलिंग स्टार्ट होता है, और प्रोडक्ट सेल होते ही सेलिंग जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन मार्केटिंग जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन से पहले ही चालू हो जाता है। जब कंपनीज रिसर्च करना चालू करती हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, वो प्रोडक्शन से पहले ही मार्केटिंग का एक्टिविटी चालू हो जाता है, और सेल के बाद भी जारी रहता है, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विस, कस्टमर सर्वे वगैरह। ठीक है, पांचवा पॉइंट है एफर्ट्स। एफर्ट्स में क्या लिखा है? सेलर यूजेस प्रोमोशनल टेक्निक्स एंड सम मैनिपुलेटिव टेक्निक्स ऑल्सो टू इंक्रीज द सेल। तो सेल के केस में क्या होता है? एफर्ट कहाँ पर लगता है? एफर्ट जो है वो सेलर लगाता है। सेलर जैसे कभी फेरी वाला को देखा है कि आपको कोई सामान खरीदने का मन नहीं है तो भी वो जबरदस्ती आपको बहला फुसला के कुछ उल्टी पुल्टी बातें समझा के किसी ना किसी तरह से वो सामान बेचने की कोशिश करता है, तो वो हो गया सेलर का एफर्ट। ठीक है, वो कोई आपको डिस्काउंट देने की बात कहता है, या आओ भैया कम लगा दूंगा, अच्छा माल है ले जाओ, एक के साथ एक फ्री ले जाओ, ये सारे टेक्निक्स यूज़ करता है। कभी कभी मैनिपुलेटिव टेक्निक्स भी यूज़ करता है, जैसे कि कुछ लोग ठगते हैं। कैसे? ये बाबा जी का ताबीज़ है, ये कुछ है, ये सब बता के आपको चीज़ें जो है 2 रुपए की चीज़ें 200 रुपए में बेच जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सब सेलिंग में होती है। और देखो मार्केटर जो है वो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो है वो यूज़ करता है टू कैप्चर अ बिग शेयर इन द मार्केट। उसको ये नहीं पड़ी कि थोड़ा सा सामान लेके निकलूँ, या जो भी सामान मैंने प्रोड्यूस किया उसको बेच कर निकल लेना है, चाहे कस्टमर खुश हो या ना हो।
वो पूरे मार्केट को स्टडी करता है, फिर मार्केट से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज बनाता है, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, और वो चाहता है कि ऐसा करके हम एक बिग शेयर इन मार्केट पकड़ लें, यानी कि बहुत सारे कस्टमर्स को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, उनको अपने परमानेंट कस्टमर्स बनाएं और उनके थ्रू वर्ड भी स्प्रेड करें कि इस कंपनी की ऐसी प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छी है, मार्केट में आप लोग भी खरीदो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करके वो बड़ा सपना देखते हैं मार्केटिंग में, और सेलर जो है वो छोटा सपना देखता है कि किसी तरह अभी माल बेच के प्रॉफिट बना लेना है। ओके, अब छठा पॉइंट जो है वो है सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी में हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि सेलिंग एक्टिविटी जो है उसमें तुम्हारा प्रोड्यूसर जो होता है, जो कि माल जो प्रोड्यूस करता है, वही किंग होता है, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर की नीड्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है वो उतना ज़्यादा मायने नहीं रखती है। जो भी प्रोड्यूसर बना देता है उसी को बेचने का फोकस होता है सेलिंग में। ठीक है, कस्टमर को क्या चाहिए उस पर उतना फोकस नहीं होता है। किसी भी तरह जो भी माल हमने बनाया है कस्टमर को चिपका दो, यही सेलिंग में जो है मेन फोकस होता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कौन होता है? प्रोड्यूसर, क्योंकि उसने माल बनाया है, उसको वो बेचना है किसी भी तरह से। लेकिन मार्केटिंग में कंज्यूमर जो है उसको किंग माना जाता है, क्योंकि कंज्यूमर जो है उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट की रिसर्च की जाती है, प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए ही, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करते हुए ही प्रॉफिट कमाने का जो है मोटिव होता है। ठीक है, सातवां पॉइंट है देखो, अप्रोच। अब सेलिंग में जो है ना, अप्रोच क्या है? अप्रोच है कि कैसे भी करके हुक और क्रूक से सेल करना है। ठीक है, यहाँ पर कस्टमर को खुश करने का कोई अप्रोच नहीं है। लेकिन मार्केटिंग में क्या है? कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करो और फिर उसको सेटिस्फाई करो थ्रू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो वो है मार्केटिंग का अप्रोच। आठवां पॉइंट है डिमांड। प्रोडक्शन में क्या होता है, सेलिंग एक्टिविटी में क्या होता है कि सेलिंग में प्रोड्यूसर जो है वो अज्यूम कर लेते हैं, वो मान लेते हैं कि मैं जो प्रोडक्ट बनाऊंगा उसकी डिमांड है मार्केट में। ठीक है, बहुत हद तक होती भी है, कुछ रेगुलर चालू प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो जब प्रोड्यूस होती हैं तो मार्केट में बिक भी जाती हैं। लेकिन ट्रू सेंस में मार्केटिंग जो है वो डिमांड क्रिएट करता है। ठीक है, कैसे? क्योंकि वो वैसी ही चीज़ें बनाता है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है। वो पहले कस्टमर को स्टडी करता है कि उसको क्या चाहिए, उसके बाद उसके डिमांड के हिसाब से ही अपने प्रोडक्ट्स बनाता है। और जैसे ही एक बार वो कस्टमर के नीड के हिसाब से प्रोडक्ट मार्केट में उतारता है और कस्टमर को उसके बारे में पता चलता है, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट के लिए डिमांड जो है वो